डॉना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। जल्द ही उसका 28वां जन्मदिन आने वाला था, इसीलिए उसकी माँ ने एक हॉबी स्टोर में जाकर डॉना के लिए एक रैगेडी एंड डॉल खरीदी, क्योंकि डॉना को डॉल्स बहुत पसंद थी और डॉल्स को कलेक्ट करना उसे अच्छा लगता था। डॉना और एंजी दोनों भी नर्स थी और एक ही अपार्टमेंट में रहती थी। डॉल देखने के बाद उन दोनों को वो डॉल काफी अच्छी लगी। शुरुआत में डॉना और एंजी को वो एक आम रैगेडी एंड डॉल लगी, लेकिन बाद में उस डॉल के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगी। उन दोनों ने एक बात नोटिस की कि डॉल अपने आप कुछ हलचल करती है। डॉना और एंजी के कॉलेज जाने से पहले डॉल सीधी पोजीशन में बैठी होती थी, लेकिन उनके लौटने के बाद कभी डॉल का एक हाथ ऊपर होता था तो कभी डॉल एक के ऊपर एक पैर रखकर बैठी होती थी, और कभी कभी तो डॉल उन्हें अपने पैरों पर खड़ी दिखती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे डॉल की मूवमेंट्स भी बढ़ने लगी। अब हालात ये हो गए थे कि डॉना और एंजी के कॉलेज जाते समय डॉल एक जगह पे होती थी और कॉलेज से वापस आने पर डॉल दूसरी जगह पर मिलती थी। जैसे कॉलेज जाते समय डॉल अगर बेड पे रखी हो तो वापस आने पर डॉल कभी कुर्सी पर या फिर कभी काउच पर दिखती थी। इसके बाद एक सुबह डॉना के साथ एक अजीब घटना घटी। उसने डॉल को डाइनिंग टेबल की एक चेयर पे बिठाया और वो डॉल से बातें करते हुए ब्रेकफास्ट लेने के लिए चली गई। ब्रेकफास्ट लेने के बाद जब वो वापस डाइनिंग टेबल के पास आई, तब उसने देखा कि डॉल के हाथ अपने आप टेबल पे आके रुके हुए थे। क्या हुआ ये डॉना एकदम से समझ नहीं पाई और वो चौंक गई, क्योंकि उस वक्त वो घर में अकेली थी। डॉल को घर लाने के 1 महीने बाद हालात और भी खराब हो गए, जब डॉना और एंजी को घर में कुछ नोट्स मिलने लगे। उन्हें पार्चमेंट पेपर यानी चमड़े से बने हुए कागज पर हेल्प अस, हेल्प मी, हेल्प लू इस तरह के क्रेयॉन से लिखे हुए नोट्स मिलते थे। हैंडराइटिंग देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो नोट्स किसी छोटे बच्चे ने लिखे हो, लेकिन ये सारी बातें डॉना और एंजी को काफी अजीब और डरावनी लगी, क्योंकि उनके घर में ना तो कोई पार्चमेंट पेपर था और ना ही कोई क्रेयॉन्स थे। तो ये चीजें उनके घर में कैसे आई और ये लू कौन था, ये सवाल आपके मन में आया होगा। लू दरअसल डॉना और एंजी का एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, जिसका उनके घर में अक्सर आना जाना रहता था। लू को वो डॉल शुरू से ही पसंद नहीं थी। वो हमेशा डॉना और एंजी से कहता था कि जब भी वो डॉल के आसपास होता है तब उसे डॉल से काफी निगेटिव वाइब्स आती हैं और उसे उस डॉल से काफी डर भी लगता है। पहले डॉल का अपने आप मूवमेंट करना, फिर जगह बदलना, और अब तो घर में वो चीजें आने लगी थी जो डॉना और एंजी के पास थी ही नहीं। इन सारी घटनाओं की वजह से लड़कियों के दिमाग में ये ख्याल आया कि कहीं उनके एब्सेंस में उनके घर में कोई घुसपैठ करके तो ये सब चीजें नहीं करता। अगर उनके घर में कोई घुसपैठ कर रहा था तो उसे पकड़ने के लिए उन्होंने कुछ जाल बिछाए, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनके घर लौटने पर घर की हर एक चीज अपने जगह पर होती थी, लेकिन इसके बावजूद हर रोज डॉल की जगह अपने आप बदलती थी। फिर एक रात को डॉना और एंजी जब घर लौटी तब डॉल के हाथों पर उन्होंने खून लगा हुआ देखा। उस वक्त पहली बार उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि इस डॉल के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। तब एंजी ने डॉना से कहा कि वो एक साइकिक को जानती है जो उनकी इस मामले में मदद कर सकता है। अगले दिन वो साइकिक उनके घर आया। वो दरअसल एक ट्रांस मीडियम था जो आत्माओं से संपर्क कर सकता था। साइकिक ने सेयंस नाम की एक क्रिया की
और उसने उन्हें बताया कि आपकी डॉल में एनाबेल हिगिंस नाम की एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है और आप जिस बिल्डिंग में रहती है वो बिल्डिंग बनने से कई साल पहले इस जगह पर एक घर था जिसमें एनाबेल रहती थी और उसी घर में उसकी मौत हुई थी। वो आप दोनों के साथ रहते हुए सुरक्षित महसूस करती है और इस जगह से उसकी काफी यादें भी जुड़ी हुई है, इसीलिए उसे यहाँ काफी अच्छा लगता है। साइकिक ने ये भी बताया कि एनाबेल सिर्फ उनके साथ रहना चाहती है, वो कभी भी उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी और अगर उसने उन्हें कभी डराया हो तो वो इसके लिए उनसे माफी मांगना चाहती है। डॉना और एंजी को एनाबेल की कहानी सुनकर दुख हुआ। वो दोनों पेशे से नर्स थी और लोगों की मदद करना ही उनका काम था, इसीलिए उन्होंने एनाबेल डॉल को अपने साथ घर में रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन इस सब के बावजूद लू का उस डॉल की तरफ का नज़रिया बिल्कुल भी नहीं बदला। वो अभी भी उस डॉल से नफरत ही करता था। लू कभी कभी डॉना के अपार्टमेंट में रहने के लिए भी आता था। ऐसे ही एक रात को जब वो सो रहा था तब अचानक से उसकी नींद खुली क्योंकि उसने अपने पैरों पर कुछ महसूस किया था। जब उसने अपनी आंखें खोल के देखा तब डर के मारे उसके होश उड़ गए क्योंकि एनाबेल डॉल पैरों की तरफ से उसके शरीर पर चढ़ रही थी। उसने बेड से उठने की कोशिश की लेकिन किसी वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। लू पूरी तरह से होश में तो था लेकिन कोशिश करने के बावजूद वो अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था। दरअसल लू स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में चला गया था जिसमें इंसान होश में तो होता है लेकिन अपने शरीर को हिला नहीं सकता। चढ़ते चढ़ते डॉल लू के छाती तक आ गई और जोर से उसका गला दबाने लगी। उस वक्त लू ने डॉल के अंदर की शैतानी शक्ति को काफी करीब से महसूस किया। वो सांस नहीं ले पा रहा था। बुरी तरह से दम घुटने की वजह से लू स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में ही बेहोश हो गया। सुबह जब वो होश में आया तब काफी डरा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ रात को जो हुआ था वो सपना था या फिर सच था। रात का वो डर लू अभी भी महसूस कर पा रहा था। उसी दोपहर को लू और एंजी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी घर की एक रूम से जोर से किसी के चीखने की आवाज आई। उस वक्त डॉना घर पे नहीं थी, इसीलिए वो आवाज किसकी थी ये देखने के लिए एंजी और लू उस रूम में गए। रूम का दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि एनाबेल डॉल कमरे के बीचों बीच बैठी हुई है और रूम में एनाबेल डॉल के अलावा और कोई भी नहीं था। लू पहले से ही रात के हादसे की वजह से परेशान और डरा हुआ था और अब एनाबेल डॉल की इस हरकत को देख उसके सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से से डॉल की तरफ बढ़ा और उसने अपने दोनों हाथों से एनाबेल डॉल को उठाया और कहने लगा कि तुम सिर्फ एक मामूली रैगेडी एंड डॉल हो, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा कहने के बाद लू ने गुस्से से डॉल को रूम की दूसरी तरफ फेंक दिया। ठीक उसी वक्त लू दर्द से कर्राने लगा क्योंकि उसके शरीर पर 7 खरोंचने के घाव दिखने लगे। उनमें से 4 खरोंचने के निशान उसकी छाती पर और 3 खरोंचने के निशान उसके पेट पर थे। घाव इतने गहरे थे कि खून शर्ट से बाहर आते हुए दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नुकीले पंजों से लू पर हमला किया हो। लू के शरीर के जख्म देखने के बाद उन तीनों को यकीन हुआ कि इस तरह के घाव कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा तो नहीं दे सकती। उन तीनों को महसूस हुआ कि कुछ और बुरा होने से पहले उन्हें उस डॉल से छुटकारा पाने की जरूरत है। डॉना और एंजी को एग्जैक्टली क्या करना होगा ये तो नहीं पता था,
इसीलिए वो दोनों एक प्रीस्ट से मिली और उन्हें डॉल के बारे में सब कुछ बताया। फादर नॉर्मन ने सब कुछ सुनने के बाद डोना और एंजी को एड और लॉरेन वॉरेन से मिलने की सलाह दी, जो इन सब चीज़ों के बारे में उनसे ज़्यादा जानते थे और वो दोनों उस वक्त के काफ़ी मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी थे। फादर नॉर्मन की रिक्वेस्ट पर एड और लॉरेन वॉरेन डोना के घर गए। एड एक डिमोनोलॉजिस्ट थे और लॉरेन एक ट्रांस मीडियम थी। उन दोनों ने अपने तरीके से पूरी छानबीन की और एक नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने डोना, एंजी और लू को बताया कि इस डॉल में किसी भी 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं है, बल्कि इस डॉल से एक शैतानी शक्ति जुड़ी हुई है, लेकिन वो इस डॉल में नहीं है। शैतान कभी भी चीज़ों को पजेस नहीं करते, बल्कि लोगों को करते हैं। शैतान ऐसी चीज़ों को जरिया बनाकर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और इस केस में शैतान डॉल को अपना जरिया बनाकर डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहता था। ऐसी शैतानी शक्तियों को पनपने के लिए हमेशा एक जिंदा शरीर की जरूरत होती है। एड ने डोना से कहा कि ये डॉल अगर आपके पास इससे ज्यादा समय तक रही तो आपको डॉल से खतरा हो सकता है, इसीलिए इस डॉल को हम अपने साथ ले जाएंगे। एड ने तुरंत फादर कुक को फोन किया और उन्हें डोना के अपार्टमेंट में बुलाकर उनसे डॉल का एग्जॉर्सिज्म करवाया, ताकि वो डोना को उस डॉल से जुड़े हुए शैतान का शिकार बनने से बचा सके। एग्जॉर्सिज्म पूरा होने के बाद एड और लॉरेन वॉरेन एनाबेल डॉल को अपने साथ अपने घर ले गए। एनाबेल डॉल के घर से जाने के बाद लू के शरीर पर लगे हुए गहरे घाव बहुत तेजी से भरने लगे और करीब 2 दिनों के अंदर ही घाव के निशान इस तरह से ठीक हो गए जैसे कभी घाव लगे ही ना हो। एनाबेल डॉल से हमेशा के लिए छुटकारा मिलने के बाद डोना, एंजी और लू ने कभी भी किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव नहीं किया। डोना, एंजी और लू को शैतानी एनाबेल डॉल से बचाने के बाद वॉरेंस ने तय किया कि वो लोग एनाबेल डॉल को अपने साथ घर ले जाएंगे। डॉल को उन्होंने कार की पीछे की सीट पर रख दिया और घर के लिए लंबी ड्राइव शुरू की। एड और लॉरेन को यकीन था कि एनाबेल डॉल इतनी आसानी से उनके साथ नहीं चलेगी। वो रास्ते में कार के साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगी। इसीलिए उन्होंने हाईवे की बजाय दूसरा रास्ता लिया जहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता और जिससे उनका सफर भी सुरक्षित रहता। सफर शुरू होने के कुछ ही देर बाद जैसा एड और लॉरेन ने सोचा था, वैसे एनाबेल डॉल ने अपना खेल शुरू कर दिया। ड्राइव करते समय कभी कार के ब्रेक्स और स्टीयरिंग बिल्कुल भी काम नहीं करते थे, तो कभी कार पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। डॉल की हरकतें देखने के बाद एड ने कार साइड में रोकी और बैग में से होली वाटर निकालकर एनाबेल डॉल के ऊपर छिड़क दिया, ताकि उससे जुड़ा हुआ शैतान कम से कम घर पहुंचने तक तो शांत रहे। होली वाटर छिड़कने के बाद एनाबेल डॉल शांत हो गई और वो लोग सही सलामत घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद शुरुआती दिनों में एड और लॉरेन ने एनाबेल डॉल को एक कुर्सी में रखा था और कुर्सी के चारों ओर उन्होंने एक रस्सी बांधी थी। लेकिन एनाबेल कोई मामूली डॉल तो नहीं थी कि उसे एक रस्सी से रोका जा सके। कुछ ही दिनों में उसने अपनी पुरानी हरकतें करना शुरू कर दिया। वो कभी अपने आप एक रूम से दूसरे रूम में जाती थी, तो कभी सीढ़ियों पर या कभी किचन में मिलती थी। एक बार तो एनाबेल डॉल एड और लॉरेन की बेटी जूडी के बेडरूम में चली गई थी। वॉरेंस के घर में एक शैतानी डॉल है, ये बात उनके शहर के कई प्रीस्ट्स को पता थी और उनमें से कईयों ने वॉरेंस को एनाबेल डॉल को नष्ट करने की सलाह भी दी थी। लेकिन एड ने उनसे कहा कि ऐसा करने से सिर्फ डॉल नष्ट होगी,
उससे जुड़ी हुई शैतानी शक्ति नहीं, वो शैतान किसी और चीज को अपना जरिया बनाकर लोगों को नुकसान पहुंचाता ही रहेगा। ऐसे में एड के दिमाग में एक अभिमंत्रित केस बनाने का ख्याल आया ताकि वो एनाबेल डॉल को उस अभिमंत्रित केस में रख कर उससे जुड़ी हुई शैतानी शक्ति को हमेशा के लिए कैद कर सके। एड ने अगले कुछ दिनों में लकड़ी और कांच से एक केस बनवा लिया और एक प्रीस्ट को बुलाकर फिर से एनाबेल डॉल का एग्जॉर्सिज्म करवाया और उसे हमेशा के लिए अभिमंत्रित केस में कैद कर लिया। वॉरेंस के ऑकल्ट म्यूजियम के जिस एरिया में एनाबेल डॉल को रखा हुआ है, वहाँ हर महीने एक प्रीस्ट आकर डॉल को ब्लेस करते हैं और उसके सामने प्रार्थना भी करते हैं ताकि वो हमेशा शांत रहे। लेकिन इसके बावजूद ऑकल्ट म्यूजियम में डॉल से मिलने वाले कुछ लोगों के साथ हुई डरावनी घटनाएं ये साबित करती हैं कि डॉल से जुड़ी हुई शैतानी शक्ति अभी भी वहीं पर मौजूद है और अपनी आजादी का इंतजार कर रही है। 1970 में डॉना नाम की नर्स के अपार्टमेंट में एक्सॉर्सिज्म करने के बाद एड और लॉरेन वॉरेन एनाबेल डॉल को सीधा अपने घर लाए। एनाबेल को घर लाने के कुछ ही दिनों बाद एक लोकल प्रीस्ट ने वॉरेंस को कांटेक्ट किया और उनसे दरख्वास्त की कि वो एनाबेल डॉल को देखना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। वो प्रीस्ट एड और लॉरेन के पहचान के थे, इसीलिए एड इस बात के लिए मान गए और उन्होंने प्रीस्ट को घर मिलने के लिए बुलाया। 2 दिन बाद वो प्रीस्ट वॉरेंस के घर आए। तब एड और वो प्रीस्ट एनाबेल डॉल के सामने खड़े थे। डॉल के घर लाने के शुरुआती दिनों में डॉल को केस में नहीं रखा जाता था, बल्कि एक कुर्सी पे रखा जाता था और उस कुर्सी के चारों तरफ एक रस्सी बांधी होती थी। एड प्रीस्ट को एनाबेल डॉल की पूरी जानकारी दे रहे थे। एड की बात खत्म होने के बाद प्रीस्ट ने एनाबेल डॉल की तरफ देखते हुए कहा कि गॉड किसी भी तरह के शैतान से ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसीलिए मैं तुमसे नहीं डरता। प्रीस्ट की बात खत्म होने के बाद एड ने उनसे कहा कि आपको डॉल के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी प्रीस्ट गुस्से से एनाबेल डॉल की तरफ बढ़े और उसे उठाकर जोर से कमरे की दूसरी तरफ फेंक दिया। एड तुरंत प्रीस्ट के पास गए और उन्हें समझाया कि उन्हें डॉल को छूने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जो हुआ था उसकी वजह से प्रीस्ट जब वापस घर जा रहे थे, तब एड ने उन्हें संभल कर जाने के लिए कहा। लेकिन एड को जिस बात का डर था वैसा ही हुआ। उसी रात को जब प्रीस्ट अपनी नई कार से घर जा रहे थे, तब उनका रास्ते में एक ट्रैक्टर के ट्रेलर से टकराकर बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी कार का चकनाचूर हो गया। लेकिन ये एक मिरेकल था कि सिर पे भारी चोट लगने के बावजूद प्रीस्ट की जान बच गई थी। उस एक्सीडेंट से पूरी तरह से उभरने और ठीक होने के बाद प्रीस्ट ने एड वॉरेन को फोन किया और एक्सीडेंट से पहले की आखिरी चीज जो उन्होंने देखी थी वो बताई। जब प्रीस्ट ड्राइव कर रहे थे, तब उन्होंने कार के रियर व्यू मिरर में देखा और वो काफी डर गए, क्योंकि उन्हें मिरर में एनाबेल डॉल दिखी जो उनकी तरफ नफरत और गुस्से से भरी नजरों से देख रही थी। और उसी वक्त वो कार पर से अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो बैठे और एक्सीडेंट हो गया। प्रीस्ट ने एड से ये भी कहा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, गॉड किसी भी तरह के डेविल या फिर डीमन से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तब एड ने कहा कि आप सही है, गॉड किसी भी तरह के डीमन या डेविल से ज्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन हमें ऐसी चीजों के सामने सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि हम गॉड नहीं इंसान हैं और ऐसी चीजें हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ये कहानी एड और लॉरेन वॉरेन के सन इन लॉ और न्यू इंग्लैंड पैरानॉर्मल रिसर्च सोसाइटी के क्यूरेटर टोनी स्पेरा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी।
ये कहानी शैतानी एनाबेल डॉल की है, जो एड और लॉरेन वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में से सबसे ज्यादा हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स में से एक है। वॉरेंस के ऑकल्ट म्यूजियम में हजारों हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स मौजूद है और कई लोग इस म्यूजियम को देखने के लिए भी आते हैं। एक बार ऐसे ही 20 साल का रायन अपनी दोस्त एमा के साथ म्यूजियम देखने गया था। म्यूजियम देखते देखते वो दोनों वहाँ के मेन एरिया में पहुँच गए, जहाँ पे लकड़ी की एक केस में एनाबेल डॉल को रखा गया था। एड ने उन्हें एनाबेल डॉल की पूरी जानकारी दी और वो वहाँ से चले गए। एड के वहाँ से जाते ही रायन उस केस के नजदीक गया और केस के दरवाजे पर जो ग्लास लगा हुआ था उसमें से एनाबेल डॉल की तरफ देखते हुए जोर से उसने ग्लास पर अपना हाथ मारा और वो एनाबेल डॉल का मजाक उड़ाने लगा। वो कहने लगा कि ये तो सिर्फ एक मामूली डॉल है। मैं नहीं मानता कि इस डॉल में कोई शैतानी शक्ति है या फिर ये मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। अगर इससे वाकई कोई शैतानी शक्ति जुड़ी हुई है तो अभी मुझे नुकसान पहुंचा कर दिखाए, तभी मैं यकीन करूंगा। रायन को एनाबेल डॉल के सामने इस तरह से बातें करते हुए देख एड वहां पर आए और उन्होंने रायन और एमा से कहा कि तुम लोग अब इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते, तुम लोग यहाँ से तुरंत चले जाओ। रायन और एमा म्यूजियम से बाहर जाने लगे, लेकिन बाहर जाते समय भी रायन एनाबेल को चिढ़ाते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए बाहर जा रहा था। वॉरेंस के म्यूजियम में जगह जगह पर ये वार्निंग्स लिखी हुई थी कि यहाँ की किसी भी चीज को छूना मना है। लेकिन रायन ने एनाबेल डॉल की केस को सिर्फ छुआ ही नहीं था, बल्कि उस पर जोर से अपना हाथ भी मारा था और उसका मजाक भी उड़ाया था। म्यूजियम से जाने के बाद रायन कभी भी अपने घर नहीं पहुंच सका, क्योंकि म्यूजियम से जाने के 3 घंटों बाद ये खबर आई कि रायन एमा के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। जाते हुए वो दोनों एनाबेल डॉल का मजाक उड़ाते हुए जा रहे थे। तभी रायन का मोटरसाइकिल पर से कंट्रोल छूट गया और पेड़ से टकराकर उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट रायन की मौत हो गई। एमा बच गई, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी कि उसे 1 साल से ज्यादा समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। वॉरेंस के मुताबिक रायन ने एनाबेल डॉल के सामने वो सब बातें कहकर एक तरह से उसे चैलेंज दिया था और उसे उन्हीं बातों की वजह से एनाबेल डॉल से जुड़ी हुई शैतानी शक्ति के गुस्से का सामना करना पड़ा और अपनी गलती की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये कहानी एड और लॉरेन वॉरेन के सन इन लॉ और न्यू इंग्लैंड पैरानॉर्मल रिसर्च सोसाइटी के क्यूरेटर टोनी स्पेरा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। क्या एनाबेल डॉल वाकई एक शैतानी डॉल है? एनाबेल डॉल 1970 में डोना को मिलने से पहले तक कहाँ पे थी? क्या एनाबेल क्रिएशन ये फिल्म सच्चाई पर आधारित है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मैंने YouTube पर बहुत सारे अमेरिकन यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी जिन्होंने पर्सनली वॉरेंस के ऑकल्ट म्यूजियम को विजिट किया था। लगभग हर विजिटर को वॉरेंस के सन इन लॉ टोनी स्पेरा ने एनाबेल डॉल की पूरी जानकारी दी, लेकिन हर बार कहानी 1970 से शुरू होती है, जब डॉल डोना को मिली थी। 1970 से पहले डॉल कहाँ थी ये बात टोनी या फिर किसी और ने कभी भी नहीं बताई और आज तक ना ही किसी ने उनसे ये बात पूछी है। फिर गूगल पर बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे एक ऐसी स्टोरी मिली जो एनाबेल क्रिएशन इस फिल्म से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। तो चलिए पहले उस कहानी को सुनते हैं, फिर मैं आपको इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें बताऊंगा। वो साल 1917 था जब स्मॉल पॉक्स बीमारी ने अपना बदसूरत चेहरा दिखाया था। बीमारी से बचने के लिए टीका लगवाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि उस समय स्मॉल पॉक्स बीमारी से बचने के लिए
टीका लगवाने के अलावा और कोई इलाज नहीं था। इस भयानक बीमारी से बचने के लिए छोटे बच्चों को स्कूल में ही टीका लगाया जाता था और टीका लगाने के लिए बच्चों के माता पिता की इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। माँ बाप को बताए बिना या फिर उनकी सहमति के बिना स्कूल की तरफ से बार बार एक ही बीमारी के लिए टीका लगाया जाता था। जॉनी ग्रुएल एक सक्सेसफुल लेखक और चित्रकार थे। वो फिजिकल कल्चर नाम के एक मैगजीन के लिए काम करते थे। जॉनी की मार्सेला नाम की एक 7 साल की बेटी थी। मार्सेला को भी स्कूल में टीका लगाया गया था और वो टीका लगाने के बाद मार्सेला बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उसकी भूख पूरी तरह से मर गई थी। उसे हमेशा बुखार रहता था और वो हमेशा बिस्तर पे ही रहती थी। मार्सेला के माता पिता के मना करने के बावजूद स्कूल में मार्सेला को बार बार टीका लगाया जा चुका था और मार्सेला की बीमारी उसी टीके का नतीजा थी। मार्सेला के स्वास्थ्य में और भी ज्यादा गिरावट होने लगी। उसने अपनी मांसपेशियों पर से पूरा नियंत्रण खो दिया था और वो एक बेजान रैग डॉल की तरह बन गई थी। इतना सब सहन करने के बाद आखिरकार मार्सेला की एक धीमी और दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। मार्सेला की मौत की वजह जानने के लिए शहर के 7 जाने माने फिजिशियंस को बुलाया गया। 7 में से 6 फिजिशियंस जांच पूरी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि मार्सेला की मौत गैर जिम्मेदारी से दिए गए दूषित टीके की वजह से हुई है। 7वें फिजिशियन ने इस बारे में कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया क्योंकि वो स्कूल बोर्ड का हेड था और उस टीके का समर्थक था। मार्सेला की मौत के कुछ ही दिनों बाद जॉनी ने उस समय की सबसे ज्यादा लोकप्रिय मिट्टी की डॉल की तुलना में एक बहुत ही अलग डॉल बनाई जो एक सॉफ्ट टॉय की तरह दिखती थी और उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। जॉनी के मुताबिक उन्होंने वो डॉल अपनी इकलौती बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए डिजाइन की थी और वो डॉल मार्सेला के बेजान और मरते हुए शरीर को रिप्रेजेंट करती थी। साल 1920 में एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक ने इसी डॉल को रैगेडी एंड डॉल के नाम से मार्केट में लॉन्च किया। रैगेडी एंड डॉल लोगों को काफी पसंद आई, लेकिन इस डॉल को बनाने के पीछे जो ट्रेजिक स्टोरी है वो काफी कम लोग ही जानते हैं। असली एनाबेल डॉल एक रैगेडी एंड डॉल ही है। अगर आप लोगों ने एनाबेल क्रिएशन ये फिल्म देखी है तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि इस फिल्म की कहानी जॉनी ग्रुएल के परिवार के साथ घटी असली घटना से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। हालांकि फिल्म की स्टोरी में काफी बदलाव किए गए हैं। फिल्म में मलिन्स परिवार की बेटी एनाबेल की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर सैमुअल और ईस्टर मलिन्स अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर वापस लाना चाहते हैं और इसके लिए वो एक तांत्रिक का सहारा लेकर एनाबेल की आत्मा को एक डॉल में प्रवेश करने की इजाजत देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें ये पता चल जाता है कि एक शैतान उन्हें बेवकूफ बना रहा है और एनाबेल की आत्मा कभी उस डॉल के अंदर आई ही नहीं थी। जब वो शैतान मलिन्स पति पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तब वो लोग चर्च की मदद से डॉल और उससे जुड़े हुए शैतान को एक अलमारी में कैद कर देते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद ऑर्फनेज की कुछ लड़कियां मलिन्स के घर में रहने के लिए आती है और उनमें से जैनिस नाम की एक लड़की उस डॉल और शैतानी शक्ति को आज़ाद कर देती है। आज़ाद होने के बाद वो शैतान जैनिस को काफ़ी सताता है और आखिर में उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। इस सब के बाद जैनिस एनाबेल के नाम से एक ऑर्फनेज में रहती है जहाँ से हिगिंस परिवार उसे अडॉप्ट कर लेता है और फिर वो एनाबेल हिगिंस के नाम से जानी जाती है। फिल्म तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन क्या वो रेगुलर एंड डॉल इसी तरह से शैतानी एनाबेल डॉल में तब्दील हुई थी या फिर सच कुछ और है?
शायद इन सवालों के जवाब किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि एड और लॉरेन वॉरेन के सारे इंटरव्यूज में उन्होंने एनाबेल डॉल की स्टोरी साल 1970 से शुरू की है, जब वो डॉल डॉना के पास थी। 1970 से पहले डॉल कहाँ थी और वो उस हॉबी स्टोर में कैसे पहुंची जहां से डॉना की मां ने उसे खरीदा था। अगर इन सवालों के जवाब मिलते हैं तो मैं इस पर जरूर एक और वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एनाबेल से जुड़ा हुआ आखिरी फैक्ट मैं आपको सिर्फ बताऊंगा ही नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी, जिसे देखकर आप डरेंगे भी और आपके होश भी उड़ जाएंगे। सो विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक और हॉन्टेड डॉल एनाबेल के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, जो द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की फिल्मों में नहीं बताए गए हैं। पहला फैक्ट ये है, जो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, कि असली एनाबेल डॉल और फिल्म में दिखाई गई एनाबेल डॉल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिल्म में दिखाई गई एनाबेल डॉल काफ़ी डरावनी है, जिसे जेम्स वैन ने रीडिज़ाइन किया था, जिससे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी डर जाएंगे। लेकिन असली एनाबेल डॉल लाल बालों वाली एक रैगेडी एन डॉल है, जो दिखने में काफ़ी इनोसेंट है और उसे देखने के बाद कोई ये नहीं सोच सकता कि यही दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक और शैतानी डॉल है। दूसरा फैक्ट ये है कि फिल्म में एनाबेल डॉल को एक बड़े से ग्लास केस में रखा गया है, लेकिन रियल एनाबेल डॉल को जिस केस में रखा गया है वो केस ज़्यादातर लकड़ी से बना हुआ है और फिल्म में दिखाई गई केस से काफ़ी छोटा है। तीसरा फैक्ट ये है कि फिल्म में जिस तरह से एनाबेल के केस पर हमें एक वार्निंग लिखी हुई दिखती है, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, वैसी ही सेम वार्निंग रियल एनाबेल डॉल के केस पर भी लिखी हुई है। चौथा फैक्ट ये है कि वार्निंग की ही तरह फिल्म में एनाबेल की ग्लास केस के फ्रंट साइड पे एक डेविल टैरो कार्ड हमें चिपका हुआ दिखता है। एग्जैक्ट वैसा ही डेविल टैरो कार्ड हम असली एनाबेल डॉल के केस के ऊपर भी चिपका हुआ देख सकते हैं। पांचवा फैक्ट ये है कि एनाबेल ये डॉल का असली नाम नहीं है। दरअसल 1915 में रैगेडी एंड डॉल स्टोरी बुक्स में जिस डॉल की तस्वीरें थी, उन तस्वीरों से मिलती जुलती रियल डॉल बनाई गई थी और वॉरेंस के मुताबिक जिस डीमन ने डॉल को पजेस किया है, वो डीमन एनाबेल हिगिंस नाम की एक लड़की के नाम का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी 7 साल की उम्र में ही मौत हो चुकी थी। इसीलिए उस डॉल को एनाबेल डॉल इस नाम से पहचाना जाने लगा। छठा फैक्ट ये है कि वॉरेंस के एनाबेल डॉल को अभिमंत्रित केस में बंद करने से पहले तक जिस किसी ने भी उस डॉल को ओन किया था, उनमें से लगभग हर ओनर की एनाबेल डॉल की वजह से मौत हुई है। सातवां फैक्ट ये है कि एड और लॉरेन वॉरेन ने अपनी बेटी जूडी को एनाबेल डॉल की आंखों में कभी भी ना देखने की सलाह दी थी और लॉरेन को भी ऐसा करना पसंद नहीं था, क्योंकि उनके मुताबिक आज तक जिस किसी ने भी एनाबेल डॉल की आंखों में देखा है, उसे डॉल से जुड़ी हुई बुरी शक्ति ने किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाया है। आठवां फैक्ट ये है, एनाबेल डॉल को ऑकल्ट म्यूजियम के जिस हिस्से में रखा गया है, उस एरिया को रेगुलरली एक प्रीस्ट के द्वारा ब्लेस किया जाता है और प्रार्थना भी की जाती है, ताकि डॉल से जुड़ी हुई बुरी शक्ति को हमेशा बांध के रखा जा सके। नौवां फैक्ट ये है कि डॉना और एंजी, इन दो नर्सेस के पास जब एनाबेल डॉल थी, तब डॉल में एक लड़की की आत्मा है, ये बात पता चलने के बावजूद भी वो दोनों उस डॉल को एक छोटी लड़की और अपनी दोस्त की तरह ट्रीट करती थी। डॉना और एंजी ने
एनाबेल डॉल के हाथ में एक ब्रेसलेट पहनाया था जो आज भी हम इस तस्वीर में देख सकते हैं। 10वां फैक्ट ये है कि वॉरेंस जब एनाबेल डॉल को अपने घर लाए थे तब शुरुआती दिनों में डॉल को केस में नहीं रखा जाता था। तब वो लोग डॉल को एक कुर्सी में रखते थे और कुर्सी के चारों तरफ रस्सी बांधी होती थी। लेकिन जब डॉल ने अपना असली खेल शुरू कर दिया तब उन्होंने एक अभिमंत्रित केस बनवाया और उसमें डॉल को रख दिया। 11वां फैक्ट ये है कि टोनी स्पेरा यानी कि एड और लॉरेन वॉरेन के सन इन लॉ को एक बार एक शख्स ने एनाबेल डॉल को खरीदने के लिए $2 मिलियन यानी कि करीब 14 करोड़ इंडियन रुपीस देने की ऑफर दी थी। लेकिन टोनी ने ये कहते हुए साफ साफ इनकार कर दिया कि किसी भी कीमत पर वो एनाबेल डॉल को म्यूजियम के बाहर की दुनिया में आज़ाद नहीं कर सकते। 12वां फैक्ट ये है कि 3 साल पहले 22 फरवरी 2017 को एक और पहली बार एनाबेल डॉल का केस बदला गया था क्योंकि एक लेक्चर के लिए एनाबेल डॉल को म्यूजियम से बाहर ले जाना था। इसीलिए डॉल को पुराने प्रोटेक्टिव केस से नए प्रोटेक्टिव और पोर्टेबल केस में शिफ्ट किया गया था और इस केस चेंज करने की पूरी प्रोसेस को कैमरे द्वारा शूट किया गया था। अगर आप मूविंग ऑफ द एनाबेल डॉल इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये थे एनाबेल डॉल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।